by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। Both people to speak with fewer interruptions. I'm appealing to you, sir, to do that. Well, and him too. Well, frankly, you've been doing more interrupting Well, that's than all he right, has. but he does plenty. Well, less than, sir, less does than plenty. No, He less than you have. Don't ever use the word smart with me. Don't ever use that word. Oh, give me a break. Because you know what? There's nothing smart about you, Joe. 47 years you've done Well, nothing. let's say I'm not going to answer the question Why because wouldn't you answer that because question? the You want to question put a is lot of the new question Supreme is Court justice, the radical question, left. Will you Who shut is up, on, man? Listen, who is on your list, Joe? This Who's is on your so list? right. Gentlemen, I think This we've is ended so this. He's going to pack the unprecedented. court. We and have he's ended. not going to give a list. We have ended. ये वीडियो 2020 के यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट का है। कुछ ऐसा ही नजारा 27 जून 2024 को फिर से दिखेगा। जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप 4 साल बाद एक दूसरे के आमने सामने होंगे, कुछ नए नियमों के साथ। अब की बार वो एक दूसरे की बात बीच में नहीं काट पाएंगे और डिबेट के बीच में किसी की हेल्प भी नहीं ले पाएंगे। अमेरिका में 5 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार लगभग तय हैं। डेमोक्रेटिक से जो बाइडेन और रिपब्लिकन से डोनाल्ड ट्रंप। उनके नाम पर औपचारिक मुहर लगनी बाकी है, मगर अपवाद को छोड़ दिया जाए तो इसमें फेरबदल की गुंजाइश कम ही है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के बीच डिबेट की परंपरा रही है। 1980 के दशक से ये लगातार होता आ रहा है। आमतौर पर इसका आयोजन कमीशन ऑन प्रेसिडेंशियल डिबेट्स CPD कराता है, मगर इस बार जिम्मा CNN और ABC ने उठाया है। 27 जून को पहली डिबेट CNN करवा रहा है। इसका प्रसारण जॉर्जिया वाले स्टूडियो से किया जाएगा, अमेरिका में रात के 9 बजे से। उस वक्त भारत में 28 जून की सुबह हो चुकी होगी। तो आज के शो में हम जानेंगे CNN डिबेट में क्या होने वाला है, पिछले चुनाव के बहस में क्या क्या हुआ था और इस बार के डिबेट में कौन कौन से मुद्दे हावी होंगे। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात ट्रंप बनाम बाइडेन डिबेट की। आगे चलने से पहले कुछ बेसिक बातें समझ लीजिए। नंबर 1, ये डिबेट अमेरिका में चुनाव प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, यानी ये संविधान या किसी कानून में नहीं लिखा है। पहला चुनाव 1788 में हुआ था, मगर पहली डिबेट 1960 में कराई गई। नंबर 2, प्रेसिडेंशियल डिबेट्स का असर चुनावी कैंपेन में पड़ता है। 2016 के प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे के मुताबिक 63% वोटर्स ने माना कि डिबेट से राय बनाने में मदद मिलती है। जो वोटर्स दुविधा में रहते हैं वे अपना मन बना पाते हैं। और कारण नंबर 3, 27 जून वाले डिबेट केबल न्यूज़ नेटवर्क CNN आयोजित करवा रहा है। ये CNN के अटलांटा, जॉर्जिया में जो पड़ता है, वो वाले स्टूडियो में होगा। CNN के जैक टैपर और डाना बैश इस डिबेट को होस्ट करेंगे। इस बार 2 प्रेसिडेंशियल डिबेट होने वाली है। दूसरी डिबेट 10 सितंबर को ABC पर कराई जाएगी। अब क्या क्या नियम तय किए गए हैं, आइए ये समझते हैं। डिबेट 90 मिनट तक चलेगी। इस दौरान 2 कमर्शियल ब्रेक्स होंगे। दोनों कैंडिडेट्स पूरे डिबेट के दौरान पोडियम पर खड़े रहेंगे। चर्चा थी कि बाइडेन ने अपने लिए कुर्सी मांगी है। कहा गया कि वो लगातार 1.5 घंटे तक खड़े नहीं रह पाएंगे। हालांकि उनकी टीम ने इसका खंडन किया। अगर कुर्सी वाली बात सच निकलती तो ट्रंप को बाइडेन की बढ़ती उम्र को निशाना बनाने का बहाना मिल जाता। बाइडेन कई मौकों पर स्टेज पर लड़खड़ा चुके हैं और बयानों में भी गफलत कर चुके हैं। इसको आधार बनाकर उनको बीमार और नाकाबिल साबित करने की कोशिश चल रही है। बाइडेन की उम्र के इर्द गिर्द की राजनीति पर बहुत जल्द हम एक्सप्लेनर वीडियो लाने वाले हैं। आप ललन टॉप पर वो देख सकते हैं। अब अगले नियम की तरफ चलते हैं। ट्रंप और बाइडेन डिबेट के दौरान अपनी टीम से बात नहीं करेंगे, ब्रेक्स में भी नहीं। दोनों कैंडिडेट को एक कलम, एक पेपर पैड और एक पानी की बोतल मिलेगी। इसके अलावा पहले से लिखे किसी नोट या टीपी की इजाज़त नहीं है। जब एक व्यक्ति बोल रहा होगा उस वक्त दूसरे का माइक म्यूट रखा जाएगा। पिछली डिबेट्स में माइक म्यूट नहीं होते थे, जिसके चलते बीच बीच में जुबानी जंग चलने लगती थी। डिबेट के दौरान स्टूडियो में कोई दर्शक नहीं होगा। डिबेट में कोई तीसरा कैंडिडेट क्यों नहीं है, किसी के मन में ये सवाल आ सकता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में कुछ छोटी मोटी पार्टियां अपने उम्मीदवार उतारती हैं। कुछ लोग निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं। अमूमन वे किसी तरह का निर्णायक प्रभाव नहीं डाल पाते। CNN ने डिबेट के लिए 4 अहर्ताएं लगाई थी। क्या थी वो थी अमेरिका का राष्ट्रपति बनने की योग्यता पूरा करने वाला वो व्यक्ति हो। दूसरा,
चुनाव आयोग के पास औपचारिक तौर पर उसने उम्मीदवारी दर्ज कराई हो। CNN के मानकों पर खरे उतरने वाले कम से कम 4 पोल्स में 15% से ज्यादा वोट उसे मिले हों और इतने बैलेट्स पर नाम हो जिससे कि वो चुनाव जीतने की रेस में हो। CNN के मुताबिक ट्रंप और बाइडेन के अलावा किसी और उम्मीदवार ने चारों अहर्ताएं पूरी नहीं की। अब ये डिबेट कहां दिखाई जाएगी? ये CNN के चैनल CNN इंटरनेशनल, CNN N एस्पिनॉल और CNN मैक्स पर दिखाया जाएगा। इसके अलावा फॉक्स, NBC न्यूज़, MSNBC और ABC न्यूज़ भी इस डिबेट को लाइव दिखाने वाला है। आप इस डिबेट को CNN की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। आमतौर पर प्रेसिडेंशियल डिबेट सितंबर या अक्टूबर के महीने में होती है, जब कैंडिडेट्स अपने चुनावी कैंपेन शुरू कर चुके होते हैं। पहली बार इतनी जल्दी डिबेट हो रही है। अब इतिहास जान लेते हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट की शुरुआत 1960 में हुई थी। पहली डिबेट जॉन F कैनेडी और रिचर्ड निक्सन के बीच हुई। इसे टीवी स्टूडियो से सीधे लाइव टेलीकास्ट किया गया था। उस समय सामने दर्शक नहीं हुआ करते थे। डिबेट का ऑडियो वर्जन रेडियो पर लाइव सुनाया जाता था। क्या क्या हुआ था इस डिबेट में? जानकार कहते हैं कि निक्सन उस डिबेट में बूढ़े और थके हुए दिख रहे थे। वहीं उनके बरक्स कैनेडी ने चेहरे पर मेकअप लगाया हुआ था। इसका असर जनता पर पड़ा। निक्सन वो चुनाव हार गए। निक्सन और कैनेडी की डिबेट के अगले 16 साल तक अमेरिका में इस तरह की डिबेट नहीं हो पाई। अगली डिबेट हुई 1976 में। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड थे। वो निक्सन के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति बने थे। उन्हें निक्सन का बचा हुआ कार्यकाल पूरा करना था। इसलिए जब 1976 में चुनाव का ऐलान हुआ, वो कमज़ोर स्थिति में थे। उन्होंने उस समय डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जिमी कार्टर को बहस के लिए चुनौती दी थी। जिमी कार्टर को अमेरिका की जनता अच्छे से जानती नहीं थी। उन्हें इस डिबेट से एक्सपोजर मिला। इसके अलावा उनके प्रतिद्वंदी फोर्ड सोवियत यूनियन से जुड़े कुछ सवालों पर फंबल भी कर गए। इसका फायदा जिमी को मिला। आखिरी में वही चुनाव भी जीते। अगली प्रेसिडेंशियल डिबेट 1980 में हुई, जिमी कार्टर और रोनाल्ड रीगन के बीच। रीगन पेशे से एक एक्टर थे। उनके पास बोलने की सलाहियत थी। प्रेसिडेंशियल डिबेट में वे अपने प्रतिद्वंदियों पर भारी पड़े। इसका असर नतीजों में भी दिखा। जनवरी 1981 में रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अब चलते हैं 1992 में। 3 उम्मीदवारों के बीच डिबेट हुई, जॉर्ज H.W. बुश, बिल क्लिंटन और रॉस पेरोट। इस डिबेट की उपलब्धि यह रही कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के अलावा इस चुनाव में तीसरा उम्मीदवार भी चर्चा में था। रॉस पेरोट को डिबेट से ही पहचान मिली थी। वो चुनाव तो नहीं जीत पाए, मगर उन्हें 19% वोट जरूर मिल गए। फिर साल 2000 में जॉर्ज W. बुश और अल गोर के बीच प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। बुश अपने भाषणों में इधर उधर बहक जाते थे। उस डिबेट में भी ऐसा ही हुआ। उनके विपक्षी अल गोर डिबेट में अधिक आक्रामक दिख रहे थे। लोगों को गोर की आक्रामकता पसंद नहीं आई। गोर ने कड़ी टक्कर दी। हालांकि अंत में बुश राष्ट्रपति बने। ये तो हुआ अमेरिका के प्रेसिडेंशियल डिबेट का इतिहास। अब 2020 की प्रेसिडेंशियल डिबेट की मुख्य बातें जान लेते हैं। 2020 में भी सेम सिचुएशन थी, एक चीज को छोड़कर। तब बाइडेन और ट्रंप का रोल रिवर्स था। ट्रंप राष्ट्रपति हुआ करते थे, जबकि बाइडेन उनको चुनौती दे रहे थे। 2020 में दोनों के बीच 3 डिबेट्स होनी थी, मगर कोविड की वजह से सिर्फ 2 हो पाई। तीसरी डिबेट को वर्चुअल मोड में कराने का प्लान था, लेकिन ट्रंप ने इसके लिए मना कर दिया। 2020 के डिबेट में इमिग्रेशन, नस्ल भेद और क्लाइमेट चेंज का मुद्दा सबसे मुखर था। इसके अलावा ट्रंप के निजी हमलों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। 2020 के प्रेसिडेंशियल डिबेट की कुछ झलकियां आइए देखते हैं। Children are brought here by coyotes and lots of bad people, cartels, and they're brought here and they used to use them to get into our country. We now have as strong a border as we've ever had. We're over 400 miles of brand new wall. You see the numbers, and we let people in, but they have to come in legally. And nobody has done more for the black community than Donald Trump. And if you look, with the exception of Abraham Lincoln, possible exception, but the exception of Abraham Lincoln, nobody has done what I've done. Criminal justice reform, Obama and Joe didn't do it. Abraham Lincoln here is one of the most racist presidents we've had in modern history. He pours fuel on every single racist fire. Every single one. Started off his campaign coming down the escalator saying he's going to get rid of those Mexican rapists. He's banned Muslims because they're Muslims. He has moved around and made everything worse across the board. Look at China.
how filthy it is. Look at Russia. Look at India. It's filthy. The air is filthy. The Paris Accord, I took us out because we were going to have to spend trillions of dollars, and we were treated very unfairly. When they put us in there, they did us a great disservice. Climate change and climate warming, global warming, is an existential threat to humanity. We have a moral obligation to deal with it. And we're told by all the leading scientists in the world we don't have much time. We're going to pass the point of no return within the next 8 to 10 years. Success is going to bring us together. We are on the road to success, but I'm cutting taxes, and he wants to raise everybody's taxes, and he wants to put new regulations on everything. He will kill it. If he gets in, you will have a depression, the likes of which you've never seen. Your 401ks will go to hell, and it'll be a very, very sad day for this country. What is on the ballot here is the character of this country: decency, honor, respect, treating people with dignity, making sure that everyone has an even chance. And I'm going to make sure you get that. You haven't been getting it the last 4 years. ये तो हुई 2020 वाली डिबेट की बात। अब समझते हैं इन डिबेट्स में हार जीत कैसे तय होती है। मुख्य तौर पर इसके 3 पैमाने होते हैं। नंबर 1, न्यूज़ चैनल और एजेंसियां डिबेट के बाद ओपिनियन पोल कराती हैं, जिसमें दर्शकों से राय पूछी जाती है। नंबर 2, न्यूज़ चैनल और पॉलिटिकल एक्सपर्ट डिबेट के बाद राय देते हैं। वे उम्मीदवारों के जवाब और बॉडी लैंग्वेज देखकर अपनी राय बताते हैं। और नंबर 3, सोशल मीडिया भी हार जीत का फैसला करने में मददगार होता है। यहाँ पर जनता के रिएक्शन से पता चलता है कि किसका पलड़ा भारी है। CNN वाली डिबेट में कौन से मुद्दे हावी रह सकते हैं? अब आइए ये समझते हैं। अर्थव्यवस्था, इमिग्रेशन, पब्लिक सेफ्टी, गाजा वॉर, रूस यूक्रेन युद्ध, चीन ताइवान विवाद जैसे मुद्दे इस डिबेट में हावी हो सकते हैं। इसके अलावा दोनों कैंडिडेट्स के खिलाफ हुई कानूनी कार्रवाई भी डिबेट का हिस्सा हो सकती है। सबसे ज़्यादा चर्चा दोनों कैंडिडेट्स की उम्र को लेकर है। जो बाइडेन 81 और ट्रंप 78 साल के हैं। दोनों ही भाषणों के दौरान लाइन लेंथ से भटकते दिखे हैं। खासतौर पर बाइडेन इस मामले में कच्चे साबित हुए। इसलिए दोनों पार्टियों के समर्थक उम्मीद कर रहे हैं कि डिबेट के दौरान उनके नेता गफलत ना करें। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा उम्र का मुद्दा पहली बार अमेरिका के चुनाव में चर्चा का विषय बना है। 1984 में भी यह मुद्दा गरमाया था, डिबेट का भी हिस्सा था। जब रोनाल्ड रीगन से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने जवाब से सबका दिल जीत लिया था। दरअसल 1984 में रोनाल्ड रीगन की उम्र 73 साल थी। उनके खिलाफ 56 साल के वॉल्टर मोनेल थे। होस्ट ने रीगन से पूछा कि क्या वे राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी ठीक से निभा पाएंगे। रीगन का जवाब था, मैं इस डिबेट में जीत हासिल करने के लिए अपने प्रतिद्वंदी की कम उम्र और अनुभवहीनता का फायदा नहीं उठा सकता। इस जवाब से जनता हंसने लगी। खूब सराहा भी गया। रीगन उस साल का चुनाव जीते भी। अब चलते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर ऑफ डिबेट ओरेन काल से सुनिए इस बार दांव पर क्या क्या है। The stakes of this debate in Atlanta tomorrow cannot be any higher. It may be the most important and widely anticipated presidential debate in the United States of all time. The election is razor thin. Our last several elections have been very close. Everyone expects this to be very as well. Both candidates could not be more diametrically opposed in terms of their positions, their agendas, their policy beliefs. And so much is at stake at the election, given the country remains so polarized and there's such important issues like the economy, immigration, abortion, the Supreme Court, and other things. And so this election will be very impactful. And having a debate like this so early in the process in June really shifts the narrative of the race and shows what it's all about. Tens of millions of people are going to tune in. The debaters only have an opportunity to make one first positive impression on the debate stage. And so the stakes couldn't be higher. If President Biden makes a disqualifying gaffe, he could literally end any hopes for re-election. And that would cause a lot of controversy and discussion of what his age and whether there should be another replacement candidate at the upcoming Democratic National Convention next month. And if Trump seems to ramble and have grievances over who won the 2020 election and January 6th and things like that, and that's going to bring up a lot of ill will and bad memories of his first term in office, which could offend moderate independent voters, which he needs to win the election. अमेरिका का चैप्टर यहीं तक। अब चलते हैं ब्रिटेन। वहां भी आम चुनाव होने वाले हैं। 1 हफ्ते का समय बचा है। चुनाव से पहले वहां क्या चल रहा है, कैसा होता है चुनाव प्रचार,
भारत से कितना अलग है, बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अविनाश कल्ला। देखते हैं। वन हाउस होल्ड एट अ टाइम, ये है ब्रिटेन का चुनावी मंत्र जो मैंने आज सुबह से सीखा है। आज मैं हूं हैरो ईस्ट में कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार बॉब ब्लैकमैन की कैंपेन टीम के साथ। ये वीडियो इनफैक्ट मैं बॉब ब्लैकमैन के दफ्तर से ही शूट कर रहा हूँ। चारों तरफ आप देख सकते हैं लीफलेट्स और पोस्टर्स हैं। यहाँ चुनाव जो मेरे समझ में आया या मैंने देखा वो ये है कि चुनाव बहुत सरल, सदैवे और एक सेट पैटर्न की तरह जाते हैं। एक हफ्ता बचा है वोटिंग के लिए और ऑफिस पूरा शांत है। छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी 65,000 की और सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी आपको 1 से सवा लाख की मिलेगी, इससे ऊपर नहीं जाती। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं हूं यहाँ 7 उम्मीदवार है बॉब के साथ और यहाँ पे मतदाता करीब 76,000 है। अनुमान है कि 52,000 लोग वोट देंगे और इन सबके लिए जो खर्चे की सीमा है वो तय है 18,000 पाउंड, यानी 18 लाख रुपए से ऊपर खर्च नहीं किया जा सकता। चुनाव की कैंपेनिंग किस तरह होती है ये हमने जाना बॉब के कैंपेन में काम कर रही है वॉलंटियर से। मैं पिछले 15 दिन से यहाँ पे वॉलंटियरिंग कर रही हूँ बॉब ब्लैकमैन के कैंपेन के लिए। हर हफ्ते अराउंड मैं 25 घंटे प्लस माइनस के लिए वॉलंटियरिंग करती हूँ। मेरा मेन काम रहता है यहाँ पे रूम में, ऑफिस में स्टफिंग करना, बंडलिंग करना। उसका मतलब है जो लेटर्स, एनवेलप्स आते हैं उनको फोल्ड करके एक एक घर के लिए तैयार करना और कैनवसिंग करना, जो यहाँ पे होता है घर घर जाके लोगों से बात करना कि वो किस तरफ वोट करना चाहते हैं, किस पार्टी के लिए वोट करना चाहते हैं। भारत और यूके का सबसे बड़ा जो मुझे डिफरेंस दिखा यहाँ पे इलेक्शंस में वो है कि यहाँ पे चीज़ें बहुत सिस्टमैटिक है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। एक एक लोग का पता है हमें कि कौन किसके लिए वोट कर सकता है या करता है हमेशा से, और चीज़ें बहुत प्राइवेट रखी जाती हैं यहाँ पे। और तीसरा सबसे बड़ा डिफरेंस दिखेगा कि यहाँ पे शायद आपको पता ही ना चले कि इलेक्शंस हो रही है। इस तरह की कैनवसिंग के बाद एक चीज सरलता समझ में आती है, यहाँ पे प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखा जाता है। एक भी डेटा बाहर नहीं दिया जाता। जब मैं कैनवस कर रहा था तो लोग कैमरे पे नहीं आना चाहते, पर जहां उनको प्राइवेसी से इशू है अपनी बात वो बहुत खुल के रखते हैं। जब कैनवसिंग के लिए टीम बाहर जाती है तो उन्हें क्लियरली पता होता है कि किस घर में कितने वोटर हैं और उन वोटर्स की भी क्या वोटिंग प्रेफरेंस है। तो चुनावी प्रक्रिया मैनेजर्स यहाँ बताते हैं कि 1.5 साल पहले से शुरू कर ली जाती है। बदलाव का इलेक्शन है। कंजर्वेटिव पार्टी के कैंडिडेट्स ज्यादातर चुनाव अपने नाम पे लड़ रहे हैं। हर सीट पे चुनाव अपने नाम पे लड़ा जा रहा है। बॉब ब्लैकमैन की हमने कुछ लीफलेट्स देखे, उन सब पे ये दिखाया जा रहा है कि बॉब सबको जानते हैं और इसी तरह का हाल अमूमन हर कंजर्वेटिव कॉन्स्टिट्यूंसी में है। मैं कुछ दिन पहले लुइस में था, वहां पे भी जो कंजर्वेटिव कैंडिडेट थी उन्होंने अपनी लीफलेट्स पे सिर्फ अपना नाम गिनाया। कंजर्वेटिव बहुत कम लिखा हुआ होता है, लोग अपने नाम पे वोट मांग रहे हैं। एक और खास बात, चूंकि इस इलाके में भारतीय वोटरों का बाहुल्य है, आप देखेंगे ऋषि सुनक कैंपेन करना है जब बॉब ब्लैकमैन के लिए, उन्होंने एक कैंपेन की रैली ऑर्गेनाइज करी मंदिर के अंदर। कैंटन मंदिर में गए। यहाँ पे रिलीजियस सिंबल्स का बड़ा महत्व है इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। ब्लैकमैन खुद जब शपथ लेते हैं तो वो बाइबल और गीता दोनों पे अपनी शपथ लेते हैं। कैंपेन्स बहुत छोटे और सदैवे हैं। यहाँ लोग बहुत ख्याल रखते हैं कि किस तरह से अपनी बात को रखा जाए। प्रिसाइज कैंपेनिंग, मैन टू मैन मार्किंग, और एक बात और, यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है एसेसिबिलिटी। सुबह से जब मैं कैंपेन देख रहा हूँ तो जिन जिन घर पे वॉलंटियर जा रहे हैं आपको सुनने को मिलता है कि उन्होंने कैंडिडेट से आज तक मुलाकात करी है या नहीं, या क्या उनका उम्मीदवार उनके क्षेत्र में आया है नहीं। शायद छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज का यह एक बहुत बड़ा फायदा है। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी बोलीविया से है। 26 जून को सेना के एक धड़े ने राजधानी ला पा में प्रेसिडेंशियल पैलेस पर कब्जे की कोशिश की। वे पैलेस के अंदर भी घुसे, मगर थोड़े समय बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा। विद्रोही धड़े को पूर्व आर्मी चीफ जनरल हुआना होजे जुनिगा लीड कर रहे थे। उनको एक दिन पहले ही पद से हटाया गया था। दरअसल जुनिगा ने 23 जून को एक इंटरव्यू में पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरालेस की आलोचना की थी। कहा था कि वो अगर मोरालेस 2025 का राष्ट्रपति चुनाव लड़े तो उनको अरेस्ट कर लूंगा। इसके बाद राष्ट्रपति लुइस आर्से ने उनको बर्खास्त कर दिया। इवो मोरालेस की कहानी क्या है?
मोरालेस 2006 से 2019 तक बोलीविया के राष्ट्रपति थे। नवंबर 2019 में जनता के विद्रोह के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा, वो निर्वासन में चले गए। इसके बाद अंतरिम सरकार बनी, फिर 2020 में नया राष्ट्रपति चुनाव हुआ। इसमें मोरालेस की मूवमेंट ऑफ सोशलिज्म पार्टी जीती। लुइस आर्से राष्ट्रपति बने। आर्से के राष्ट्रपति बनते ही मोरालेस वापस लौट आए। वो पार्टी के अंदर वर्चस्व चाहते थे। इसके चलते आर्से और मोरालेस के समर्थक आपस में भिड़ गए। उन्होंने अपना अपना गुट बना लिया। अक्टूबर 2023 में पार्टी ने आर्से को पार्टी से निकालने का फैसला किया। आर्से ने फैसला मानने से इनकार कर दिया। मोरालेस धड़ा चाहता है कि इवा मोरालेस 2025 के चुनाव में दावेदारी पेश करे। बोलीविया में कई ताकतवर लोग ऐसा नहीं चाहते। इन्हीं में पूर्व आर्मी जनरल जुनेगा भी थे, मगर उन्होंने लुइस आर्से के तख्तापलट की साजिश क्यों रची, इसका पता नहीं चल सका। अब इस मामले पर ताज़ा अपडेट क्या है? तख्तापलट की साजिश फेल हो चुकी है। राष्ट्रपति लुइस आर्से ने तख्तापलट का विरोध करने की अपील की थी। उनकी अपील के बाद लोग सड़कों पर उतरे। कई जगहों पर वे विद्रोही सैनिकों से भिड़ गए। इस घटना ने तुर्की में जुलाई 2016 में हुए सैन्य विद्रोह की याद दिला दी। तब तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दवान छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे। इस बीच सेना के एक धड़े ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। जब अर्दवान को यह पता चला, उन्होंने लोगों को विरोध करने के लिए कहा। इसके बाद जनता ने सैनिकों का सामना किया और तख्तापलट की कोशिश को असफल कर दिया। जनरल जुनेगा को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके खिलाफ जांच बिठाई गई है। उनको 20 बरस तक की जेल हो सकती है। जुनेगा के अलावा बोलीविया की नौसेना के मुखिया वाइस एडमिरल हुआन अर्नेस सल्वाडोर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। राष्ट्रपति लुइस आर्से ने आम लोगों और वफादार सैनिकों का शुक्रिया अदा किया है। वो बोले, मुझे सिर्फ जनता कुर्सी से उतार सकती है। सुनिए। Muchas gracias por su presencia. Nos llena de más valor, de más coraje para seguir resistiendo cualquier intentona golpista, porque Bolivia merece su democracia que se ha ganado en las calles y con sangre, hermanos. Han querido sorprendernos y sorprender al pueblo boliviano. Hemos reaccionado y también el pueblo movilizado ha hecho posible que hoy hagamos retroceder esta intentona golpista. ¡Gracias, pueblo boliviano! Saludar a esos militares que se han mantenido firmes con la constitución política del Estado y el respeto a un gobierno legítimamente elegido. Queremos saludar también a la policía boliviana, que también se ha mantenido firme con la constitución política del Estado. Nos hemos mantenido aquí en Casa Grande, donde ustedes nos han puesto, porque los únicos que nos pueden sacar de aquí son ustedes, hermanas, hermanos. अब बोलीविया का बेसिक जान लेते हैं। बोलीविया साउथ अमेरिका महाद्वीप में बसा है। ये देश हर तरफ से जमीन से घिरा है। 5 देशों से जमीनी सीमा लगती है। कौन से हैं 5 देश? वो हैं ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली और पेरू। आबादी है लगभग 1,25 लाख। लगभग 93% लोग ईसाई हैं। 5% लोग किसी धर्म को नहीं मानते। बाकी 2% में बाकी मान्यताओं के लोग आते हैं। राजधानी का नाम ला पा है। घड़ी भारत से लगभग 9.5 घंटे पीछे है। भारत में रात के 9:30 बजते हैं, तब बोलीविया में दोपहर के 12 बज रहे होते हैं। बोलीविया की धरती पर कदम रखने वाला पहला यूरोपियन देश स्पेन था। उसने 1538 में बोलीविया को जीत लिया। 1824 में सिमोन बोलीविया के नेतृत्व में क्रांति हुई। बोलीविया आज़ाद हुआ। सिमोन पहले राष्ट्रपति बने। तब से अब तक बोलीविया में 67 राष्ट्रपति हो चुके हैं। उनमें से अधिकतर तख्तापलट के जरिए हटाए गए। 3 राष्ट्रपतियों की पद पर रहते हुए हत्या कर दी गई, जबकि 8 राष्ट्रपति पद से उतरने के बाद मारे गए। अब चलते हैं दूसरी सुर्खी की तरफ। ये सुर्खी केन्या से है। 26 जून के दुनियादारी में हमने केन्या की कहानी सुनाई थी। वहाँ संसद ने फाइनेंस बिल पर मुहर लगाई थी। इसमें नए टैक्स लाने और पुराने टैक्स में बढ़ोतरी का प्रावधान था। इससे लोग नाराज थे। धीरे धीरे उनकी नाराजगी हिंसा में बदल गई। उन्होंने संसद में आग लगा दी। जवाब में पुलिस ने फायरिंग की। 20 से अधिक लोग
मारे गए। इसके चलते सिविल वॉर जैसी स्थिति बनने लगी थी। फाइनेंस बिल और केन्या के बारे में विस्तार से जानना है तो आप दुनियादारी का वो एपिसोड देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस मामले में ताज़ा समाचार ये है कि सरकार ने बिल वापस ले लिया है। संसद की मुहर के बाद बिल राष्ट्रपति विलियम रूटो के पास भेजा गया। उनके पास बिल पर साइन करने या वापस लौटाने के लिए 14 दिनों का समय था, मगर रूटो ने पहले ही दिन बिल को वापस लेने का ऐलान कर दिया। बोले, लोगों ने अपना फैसला सुना दिया, मैं बिल पर साइन नहीं करूंगा। सुनिए। Conversation around the content of the Finance Bill 2024 and listening keenly to the people of Kenya who have said loudly that they want nothing to do with this Finance Bill 2024. I concede, and therefore I will not sign the 2024 Finance Bill, and it shall subsequently be withdrawn, and I have agreed with these members that becomes our collective position. आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी नेटो से है। ये 32 देशों का सैन्य संगठन है। नेटो ने अपना अगला सेक्रेटरी जनरल चुन लिया है। ये कुर्सी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटा को सौंपी गई। उनका कार्यकाल 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होगा। मार्क रूटा मौजूदा नेटो चीफ येंस स्टोलनबर्ग की जगह लेंगे। वो 2014 से पद पर हैं। स्टोलनबर्ग नेटो में आने से पहले नॉर्वे के पीएम रह चुके हैं। रूटा का नाम पर हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान और तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने आपत्ति जताई थी, मगर रूटा उनको मनाने में कामयाब रहे, जिसके बाद दोनों देशों ने उनका समर्थन करने का ऐलान किया। फिर 21 जून को रूटा के प्रतिद्वंदी क्लाउस जोहानिस ने भी अपना नाम वापस ले लिया। जोहानिस 2014 से रोमानिया के राष्ट्रपति हैं। नेटो और मार्क रूटा की कहानी हम विस्तार से दुनियादारी में बता चुके हैं। उस एपिसोड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।